आज इंग्लिश ग्रामर में एटिमोलॉजी शब्द विचार के अंतर्गत प्रोनाउन को समझते हैं। इसके पहले नाउन में हम नाउन समझे, नंबर समझे, जेंडर समझे, केस समझे। अब हम चल रहे हैं प्रोनाउन पर, तो समझते हैं प्रोनाउन होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनको समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है कि प्रोनाउन है क्या। तो नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये इसकी डेफिनीशन है हिंदी में। अब बात करते हैं इसका अंग्रेजी में। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सुरेश टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। तो यहाँ पर जो ही आया, ये किसके लिए आया? सुरेश के लिए। और ये जो हिज भी आया, वो किसके लिए आया? सुरेश के लिए। तो नाउन की जगह हम इन शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन। इसी तरह से नन विल कम टू हेल्प यू। तो कोई आपको मदद करने नहीं आएगा। तो ये जो कोई है, तो कोई नाउन रहा होगा, उसकी जगह पर हम इसको नन का यूज कर लिए हैं। ए फ्यू कैन बिल्ड हाउसेस, ये भी नाउन की जगह आया, इसलिए यहाँ पर ये हो गया प्रोनाउन। ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सोल्ड। तो यहाँ पर ईच ऑफ दीज भी जो है ये प्रोनाउन ही आ गया, तो हम यहाँ पर नाउन की जगह पर इनका इस्तेमाल किए हैं। आइदर ऑफ दीज, ये भी नाउन की जगह इस्तेमाल किए हैं। इस तरह से ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो सीधा सीधा नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन के प्रकार। तो जनरली ये 10 प्रकार के प्रोनाउन यहाँ पर हम समझाएंगे, लेकिन कुछ प्रोनाउन एक दूसरे से मिक्स हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग कर दिया हूँ तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला समझ लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंटीग्रेटिव, या इसको हम इंटीग्रेटिव भी बोल सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंस इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक। इंडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस विभाग सूचक सर्वनाम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउंस दृढ़ता सूचक या प्रभाव सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस परस्पर वाचक सर्वनाम। पसेसिव प्रोनाउंस अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये 10 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। इनके नाम से मतलब नहीं है, आपको विशेष सेंटेंस समझना है कि इनके रूल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे ये प्रोनाउंस यूज में आते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे नाउन्स को हम प्रोनाउंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। तो किसी व्यक्ति के या वस्तु के स्थान पर आने वाले सर्वनाम को, प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दाओ, इस तरह के जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। आई एम सिंगिंग, तो यहाँ पर जब आई है ये पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि खुद के व्यक्ति के बारे में हो गया। ही इज़ रेडी, ये ही है, ये भी पर्सन के बारे में हो गया। इट इज़ बुक, ये थिंग्स के बारे में हो गया। तो इस तरह इन प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस में 3 पर्सन्स में इसको बांटा गया है। एक है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष हिंदी में कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी अब देखते भी जाइए। तो अब फर्स्ट पर्सन होता क्या है? जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है, अर्थात जिस शब्द को कर्ता के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसके लिए यदि कुछ कहा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसके लिए जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, माई, मी, माइन,
वी, आवर्स, आवर और आवर्स, ये मैं और हम, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ये बोलने वाले के लिए होता है, अर्थात कर्ता के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं। अब दूसरा इसमें हम देख लेते हैं, ये दूसरा जो प्रकार है ये है सेकंड पर्सन, जिससे बात कही जाती है वो मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन कहलाते हैं। जैसे यू, योर, योर्स, तो हम अपनी बात जिसे हम कहेंगे उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। अब थर्ड पर्सन वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो अन्य पुरुष होते हैं। तो जब हम तीसरे के बारे में कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। तो फिर से समझते हैं, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में सुनाया जाता है, कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इस तरह से पर्सनल नाउन के ये 3 टाइप हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में तो ये आई, माई, मी, माइन, वी, अवर आता है। थर्ड में यू, योर्स, योर ऐसा आता है। और यहाँ पर थर्ड पर्सन में देख लेते हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देम, देयर्स, इट, इट्स, इस तरह के जो आते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसमें भी देख लेते हैं थर्ड पर्सन में कहाँ कहाँ कौन सा इस्तेमाल होता है। जो ही होता है वो मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, पुरुष या पुल्लिंग के लिए समझ लीजिए। जो सी होता है फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। इट जो है ये न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है। और जो दे होता है वो दोनों जेंडर्स में प्रयोग हो सकता है, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, इनमें भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना है, ऑल जेंडर्स में दे का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पर्सनल नाउन है वो किस तरह से नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक में क्या होते हैं, पोसेसिव केस संबंध कारक में क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कारक पढ़ चुके हैं और कारक की लिंक जो है, ग्रामर लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल को समझते हैं दोनों को। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या हो गया, आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, और पोसेसिव केस क्या हो गया, माइन। तो नॉमिनेटिव केस जो है कर्ता होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है एक तरह का माने ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये पोसेसिव जो जब हम किसी चीज़ में अपना अधिकार या अपना तो दर्शाते हैं, अपनापन दर्शाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोसेसिव केस कहते हैं। केस वाले में हम ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, उसको आप देखिएगा। इसके बाद प्लूरल में ही फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, वी, और इसका ये नॉमिनेटिव केस हो गया, माने सब्जेक्ट हो गया। और इसका ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। और यहाँ पर पोसेसिव केस और इसमें क्या हो जाता है, अवर या अवर्स भी बोल देते हैं इसको लिए। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन का सिंगुलर। तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन दोनों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यू। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होता है, यू। और यहाँ पर जो इसका पोसेसिव होता है, योर, योर्स, ये होता है। इसके बाद हम थर्ड पर्सन, इसमें हम देख लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ही, सी, इट, ये सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन के। तो इसका ये जो नॉमिनेटिव केस है माने एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। और जो इनका ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है तो ही का हिम हो जाता है, सी का हर है, और इट का इट है। और इसी का पोसेसिव हो जाता है, अपनापन दर्शाने के लिए है, तो हिज, हिज, और यहाँ पर हर, हर्स, और यहाँ पर इट्स, इट्स अपॉस्ट्रोफी लगा करके भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है थर्ड पर्सन का वो है दे, और दे का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस देम, और इसको हम देयर या देयर्स भी बना देते हैं इसका पोसेसिव केस। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को ये पर्सनल प्रोनाउन में डिवाइड किया गया है। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट समझ लेते हैं, रूल समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। यू, योर, योर्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में होता है। तो यहाँ पर हम इनको दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। फिर अगला देखते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हियर्स, दर्स एंड का वर्ब का प्रयोग वर्ब के प्रयोग के पश्चात होता है। तो पहले जब हमारा वर्ब आ जाता है सेंटेंस का, और सेंटेंस के बाद फिर हम इन चीज़ों को रखते हैं, ये जो माइन या पोसेसिव जो वाले पोसेसिव केस वाले
प्रोनाउन है उनको। माई, अवर, दाई, योर, हर, इट्स, एर, देयर के पश्चात सदैव नाउन आता है। यदि हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो इनके तुरंत बाद ही क्या आ जाएगा, नाउन आ जाता है। इस तरह से नाउन के साथ ही आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें अवर्स, योर्स, हियर्स, हर्स, देयर्स, इट्स में कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। जैसे आपको लिखना हो योर्स, तो यदि हम योर्स का पसेसिव बनाएंगे तो ये वाला योर्स लिखना गलत है, ये सही नहीं होता है। हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, इसको हम डायरेक्ट ही क्या लिखेंगे, योर्स लिखेंगे। इस तरह से जब इनका पसेसिव बनाते हैं तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ एग्जाम्पल जैसे हैं, दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर ये पसेसिव केस में आ गया। दिस स्कूल इज़ अवर्स, ये हमारी है, ये भी हम अपना पसेसिव केस। दीज हॉर्सेस आर देयर्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी का अपनापन अधिकार जता रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, पसेसिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। अब इसमें हमको और ये भी समझना है कि यदि, ये देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, यदि वाक्य में तीनों पर्सन एक साथ प्रयुक्त हों तो नियम है कि पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, फिर फर्स्ट पर्सन होगा। ये सीक्वेंस होता है, अर्थात 2 3 1 को हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है, यू, ही, आई आर गोइंग देयर, तो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। ही कैसा हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन हो जाता है। तो ये सीक्वेंस होती है, यदि एक साथ ये तीनों ही पर्सन आ जाएं तो पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन। अब इसमें 2 ही है, यू एंड आई, तो यहाँ पर ये जो है सेकंड पर्सन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन। यदि थर्ड नहीं है तो सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ये क्रम होता है जब हम प्रोनाउंस को लिखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनिट प्रोनाउंस, या हम इनको डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी बोल देते हैं। तो वे प्रोनाउन, ये इसकी बात हो रही है, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दैट रिफर टू ए पर्सन और थिंग्स। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जब संकेत करते हों, इंडिकेट करते हों, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसमें ये एक डेफिनिट भी है, इंडेफिनिट है, तो डेफिनिट पहले पढ़ देते हैं, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बाद में देखेंगे। तो जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये डेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ये हम किसी को डायरेक्शन देने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज़ ए बुक, तो दिस जो है बुक के लिए है, बुक को हम इंडिकेट कर रहे हैं। दैट इज़ योर हाउस, दैट जो है हम किसी हाउस के लिए जो है इंडिकेट कर रहे हैं। दिस इज़ योर रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर ये संकेतवाचक सर्वनाम है, प्रोनाउंस हैं। अब इनके भी कुछ नोट्स को समझते हैं। देखिए, दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है, दैट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। तो यदि कोई वस्तु दूर है तो हम वहाँ दैट लगाते हैं, और यदि प्लूरल फॉर्म में है तो दोज लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर यदि सिंगुलर में है तो दिस, और प्लूरल में है तो दीज। तो ये पास की वस्तुओं के लिए है, और ये दैट दोज का उपयोग दूर की वस्तुओं के लिए है। तो दिस जो है प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज होता है, और दैट का प्लूरल दोज होता है। जैसे मेरे पास कोई बॉल है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ बॉल, मेरे से दूर हो गई तो दैट इज़ बॉल। और यदि बहुत सारी बॉल हैं तो दीज आर बॉल्स, ये मेरे पास की हो गई, और दूर की हो जाएंगी तो दोज आर बॉल्स। इस तरह से हमको इनका यूज करना होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, या इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस भी इनको बोल देते हैं। तो अब ये प्रोनाउंस क्या होते हैं, वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आस्क ए क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को जिसके द्वारा पूछा जाता है वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। जैसे यहाँ पर हु, whom, whose, which, what, how, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, यहाँ एटसेट्रा लिख दिया हूँ।
जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु इज़ देयर, तो यहाँ पर हु से हम लगा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वहाँ पर कौन है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच इज़ हर पेन, उसकी पेन कौन सी है। whom डू यू लव, तुम किसको प्रेम करते हो। तो इस तरह की ये जो शब्द आ रहे हैं, व्हाट, हु, व्हिच, whom, तो ये हम प्रश्न कर रहे हैं। तो जिन शब्दों से प्रश्न को पूछा जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अभी बहुत सारे शब्द आते हैं जिनसे हम प्रश्न को पूछते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, 4th नंबर में आ जाते हैं। अब ये 4th है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो पिछली बार जो हम देखे थे वो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे, इस बार इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ही प्रकार हो गए दो, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इसको अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो जिन प्रोनाउंस में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज व्हिच डू नॉट रिफर टू एनी डेफिनिट थिंग और पर्सन। इस तरह से है। तो जैसे आल, अब बोल दिए तो पर्सनल नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। सम है, वन है, मैनी है, फ्यू है, समबडी, नोबडी। ये किसी विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति को इंडिकेट नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इसके चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे नन ऑफ योर रिलेटिव कम हियर। अब यहाँ नन का मतलब कौन सा रिलेटिव ये तो पता नहीं चल रहा, फिक्स तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, कोई भी इसमें से इस काम को कर सकता है। ऑफ यू कैन बिल्ड हाउसेस, इनमें से कोई घर बना सकता है। सम वेयर किल्ड बाय द डकैट्स, तो कुछ लोग जो है डाकुओं से द्वारा मारे गए। ईच मस्ट डू दिस, डू हिज बेस्ट, सब लोग जो है अपना बढ़िया करो। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर किसी व्यक्ति या पर्सन को स्पेशली नहीं बोलते, इंडिविजुअली नहीं बोलते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। यहाँ पर एनी हो गया, आल हो गया, इस तरह से यहाँ जो हैं ये क्या कहला गए, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब इसको समझते हैं, इसका नोट्स देखते हैं। इसमें क्या है, एनी वन और नन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। तो कम से कम दो या दो से अधिक हों तब हम एनी वन और नन का प्रयोग करेंगे। सम का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए किया जाता है। एनी का प्रयोग निगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है। अब अगला इसका प्रोनाउन हम समझते हैं। अगला प्रोनाउन है रिलेटिव, या इसको कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं क्योंकि ये आपस में संबंध को प्रकट करते हैं। तो जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम या कंजक्टिव या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज that connect two sentences and reveal a relation to the noun that comes before them। तो इसमें देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। which है, that है, whose है, who है, whom है, as है, what है। तो कुछ इनमें ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर इसके द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउंस मानेंगे। तो सेंटेंस को देखना है, जैसा सेंस आए वैसा इनको समझना है। तो चलिए अब आगे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, तब और अच्छे समझ में आएगा। दिस इज़ द बॉय हु अब्यूज्ड मी। तो यहाँ पर जो हु आया है ये लड़के के लिए आ गया, तो यहाँ पर ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उसको रिलेट करता है। अब गीता इज़ गर्ल हुम एवरीबडी लव्स, तो यहाँ पर हुम जो है ये रिलेशन बताता है किसके साथ, गीता के साथ और एवरीबडी के साथ। यहाँ हुज जो आ गया ये हुज है, तो यहाँ पर मैन का रिलेशन वॉज से बता रहा है। इसी तरह ये व्हिच है, तो द बुक व्हिच आई बोरोड फ्रॉम यू इज़ लॉस्ट। तो इस तरह दो सेंटेंस के बीच में ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द बुक दैट गेव मी इज़ वेरी यूजफुल, तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से बुक का रिलेशन यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दैट क्या कहलाए, रिलेटिव क्लॉज हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ही दैट इज़ कंटेंटेड इज़ रिच, तो
तो यहाँ पर दैट भी क्या कहलाया, एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन कहला गया। आई फील द सेम डिफ़िकल्टी एज यू फील, यहाँ पर एज हो गया तो ये भी दो सेंटेंस के बीच में रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या कहला गया, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाया। दे गिव हिम व्हाट ही वांटेड, यहाँ पर व्हाट है दो चीज़ों को यहाँ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया, रिलेटिव प्रोनाउन कहला गया। तो इस तरह से हमारे पास ये इतने रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो जब ये रिलेशन बताएंगे तब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन समझेंगे और इन्हीं के द्वारा क्वेश्चन पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव समझ जाएंगे। तो चलिए अब इनको समझते हैं। इसमें हुम, हु और हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है। हु का प्रयोग जब भी होगा नॉमिनेटिव केस में होगा, माने सब्जेक्ट के रूप में होगा। और यहाँ हुम का प्रयोग जब भी होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, माने ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं हुम। फिर यहाँ पर हुज है तो इसका अधिकतर प्रयोग तो व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर केस में निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। व्हिच का प्रयोग छोटे छोटे पशुओं तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, व्हिच का प्रयोग उसको रिलेशन बताने के लिए। दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हो सकता है, ये कॉमन है, दोनों में यूज आ जाता है। फिर ये एज का प्रयोग सच और सेम के बाद जनरली होता है। फिर व्हाट का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में केवल वस्तु के लिए होता है, ये केवल वस्तु के लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है व्हाट। तो इस तरह से यहाँ पर जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और इनके ये यूजेस हैं। अब इसके बाद हम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पहुँच जाते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम है यह, वह सर्वनाम जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच गिव्स सेंसेस टू ईच ऑफ द पर्सन्स और थिंग्स इन द सेंटेंस। तो जैसे इसमें जो है ईच, आइदर, नाइदर, इस तरह के वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में होते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ कैन गो, तो यहाँ पर हर लड़के के बारे में ये बात करता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहला, डिस्ट्रीब्यूटिव कहला गया। इसके बाद यहाँ पर आइदर है, तो ये जो आइदर है, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तो यहाँ पर दोनों के बारे में बता रहा है कि दोनों में से कोई किताब ले सकता है। नाइदर, दोनों अब्सेंट थे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वॉज एब्सेंट, कोई उसमें से कोई एब्सेंट नहीं था। तो इस तरह से ये जो नाइदर है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों बॉयज़ के बीच में। इस तरह से इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कुछ और समझते हैं। ईच, आइदर, नाइदर के पश्चात सदैव एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ बहुवचन की जो वर्ब है वो नहीं होती। आइदर का अर्थ है दो में से प्रथम या द्वितीय, दोनों में से कोई एक भी, और नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको समझना है। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए की जाता है, तो जब आइदर और नाइदर लगता है तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट हों तभी यूज होता है। और ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए किया जाता है, तो दो या दो से अधिक हों, जितने हों उन सभी के लिए हम यूज क्या करते हैं, ईच का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम अगला प्रोनाउन समझते हैं। ये प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है समझते हैं। इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम है जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसके एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ्स जुड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लें पहले। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट टेल्स दैट द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इज ऑन द डोर। तो डोर के ऊपर जो होता है, जो डोर होता है, कर्ता होता है, उसके ऊपर उसके एक्शन का प्रभाव पड़ता है। कि मैंने पानी में पत्थर मारा और पत्थर मेरे ही लग गया, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्सिव नाउन कहला गया। जिस पर कोई काम करे, एक्शन हो और वो एक्शन कर्ता पर ही पड़े तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नाउन कहते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे इसमें जो सिंगुलर है इनके साथ सेल्फ लगा देते हैं, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई के साथ सेल्फ जुड़ा तो माई सेल्फ, हिम के साथ जुड़ा तो हिम सेल्फ, हर के साथ जुड़ा तो हर सेल्फ, योर के साथ जुड़ा तो योर सेल्फ, ओन के साथ जुड़ा तो ओन सेल्फ, इट के साथ जुड़ा तो इट सेल्फ, और ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसी का रिफ्लेक्सिव नाउन बना लेते हैं। इसी तरह से जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल में इसके आगे जो हो VES जोड़ा जाता है। तो देखिए देम सेल्फ्स, ये जोड़ते हैं, सेल्फ्स जोड़ते हैं, देम सेल्फ्स, ये देम सेल्फ्स हो गया। योर सेल्फ,
ये योर सेल्फ्स हो गया, अवर सेल्फ्स ये अवर सेल्फ्स हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर योर यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी है। तो सेंटेंस को देखना है कि यदि सिंगुलर में है तो सेल्फ करना है, और यदि प्लूरल में है तो योर सेल्फ्स करना है। इस तरह से हमको रिफ्लेक्सिव नाउन बनाना होता है। कुछ एग्जाम्पल इसके और समझते हैं रिफ्लेक्सिव नाउन के। ही पिक्ड हिमसेल्फ, वो खुद को पकड़ा। तो ये एक्शन जो होता है वो अब सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। वी हर्ट अवर सेल्फ, हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो इसका एक्शन भी किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। यू वर्कड योर सेल्फ, तो यहाँ भी यू के ऊपर जो है इसका एक्शन का प्रभाव है, वी के ऊपर अवर सेल्फ्स का प्रभाव है। इस तरह से जब ये एक्शन हो सेंटेंस में और उस एक्शन का जो है सब्जेक्ट पर ही या डोर पर ही इफेक्ट पड़े तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम इम्फेटिक या प्रभाव सूचक सर्वनाम क्या होते हैं उनको समझते हैं। प्रभाव सूचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी वाक्य में कर्ता पर जोर देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ओन सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स, ये तो होते हैं। लेकिन अभी तो हम इसको जो है अभी इस वाले नाउन में इसको पढ़ चुके हैं, देख लीजिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला यहाँ क्या कर रहा है इसको समझते हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग प्रायः क्रिया के पहले करते हैं और इनका उपयोग नॉमिनेटिव केस में होता है। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, तो यहाँ पर हम अपना जोर दे के कोई चीज़ बताते हैं कि ये मेरी है, अपनापन थोड़ा इम्फेसिस दे करके बताते हैं। तो जब जोर दे के बनाते हैं तो यही चीज़ क्या कहलाने लगती है? इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाने लगते। तो ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ये कहा है। सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, उन खुद ने उसको चाहा। तो इस तरह से हम जब हम बताते हैं तो ये क्या होते हैं? इम्फेटिक कहलाते हैं, जब हम स्वयं जोर दे करके किसी सेंटेंस को बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, इसकी बात करते हैं। ये परस्पर वाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें दो सर्वनाम साथ साथ आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दोज इन विच टू प्रोनाउंस कम टुगेदर, जैसे यहाँ पर सेंटेंस ईच अदर, तो ईच अलग प्रोनाउन होता है, अदर अलग होता है। वन अनदर, इस तरह से यहाँ दो आ गए, तो इन दोनों को मिला करके जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो इन प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, तो यहाँ ईच भी आया, अदर भी आया, ऐसे को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं। दे लव्ड वन अनदर, तो यहाँ वन भी आ गया, अनदर भी आ गया, दो प्रोनाउन हो गए, इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। अब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में ईच अदर का प्रयोग करते हैं जब दो व्यक्ति हों। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम आगे आते हैं पसेसिव प्रोनाउंस में। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे अधिकार सूचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो, यहाँ पर शो जो है SH होगा, यहाँ पर हो जाएगा SHOW। टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पसेसिव। तो किसी वस्तु में अधिकार जताने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं उनको पसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड द पसेसिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर समझते हैं दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। तो यहाँ पर हम अपनापन दर्शाते हैं, इसलिए ये जो बना ये कौन सा प्रोनाउन कहला गया? पसेसिव प्रोनाउंस कहला गया। इस तरह से यहाँ से प्रोसेसिव प्रोनाउंस हो गया जिसमें हम अपना अधिकार जताते हैं। अब यहाँ पर दिस बुक इज़ योर्स, दीज आर आवर्स, दोज आर हिज, दिस साड़ी इज़ हर्स, ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पसेसिव प्रोनाउंस हैं। इसमें कुछ पॉइंट को समझना है। हिज एक ऐसा शब्द है जो पसेसिव प्रोनाउंस भी है और पसेसिव एडजेक्टिव भी है, ये दोनों का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, दिस इज हिज कार, यहाँ जो हिज आया है ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ दिस कार इज हिज, ये उसकी कार है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से इस हिज का प्रयोग जो है एडजेक्टिव जैसे भी होता है और इसका प्रयोग जो है पसेसिव जैसे भी होता है, पसेसिव प्रोनाउन के जैसे। चलिए अब हम लास्ट का ये टॉपिक समझते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, नई चीज़ है। मॉडल पार्सिंग ऑफ प्रोनाउन। ये क्या होता है मॉडल पार्सिंग ऑफ प्रोनाउन? किसी सेंटेंस में प्रोनाउन के काइंड को बताना कि किस तरह का प्रोनाउन है,
उसके भीतर कौन सा पर्सन लगेगा, किस तरह का नंबर होगा मतलब वचन होगा, यहाँ पर जेंडर कैसा है उसका, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव पसेसिव जो भी है, और किस तरह का रिलेशन है। तो प्रोनाउन का हम ये सारा कुछ जब बताते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, मॉडल पार्सिंग ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए एग्जाम्पल को समझिए, मैं एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हूँ, इट रेन्ड हैविली। अब यहाँ पर ये जो इट आया है ये प्रोनाउन है। अब इसकी मॉडल पार्सिंग करेंगे तो क्या क्या होगा, मॉडल पार्सिंग ऑफ इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमको इसका काइंड बताना है कि ये किस तरह का प्रोनाउन है। तो काइंड में क्या हो गया, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इस तरह से। इसके बाद हमको इसका पर्सन बताना है कि इट कौन सा पर्सन कहलाता है। तो इट कौन सा पर्सन कहलाया, थर्ड पर्सन। इसके बाद हमको नंबर बताना है कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो यहाँ पर ये कैसा है, सिंगुलर है। फिर इसके बारे में जेंडर के बारे में बताना है कि इट कैसा होता है, ये न्यूटर जेंडर का होता है। फिर हमको इसमें केस बताना है कि ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, माने सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल किया गया है। फिर हमको इसका रिलेशन बताना है। तो देखिए रिलेशन क्या है, ये सब्जेक्ट टू द वर्ब रेंट। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है इसके साथ इसका है क्या, रेंट। तो सब्जेक्ट का रिलेशन इसके वर्ब से या नॉमिनेटिव से, इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडल पार्सिंग ऑफ द प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का हम काइंड बता दें, उसमें कौन सा पर्सन वाला है, कौन सा नंबर है, जेंडर है, केस है, क्या रिलेशन है, ये सब बताते हैं किसी सेंटेंस में किसी एक नाउन के बारे में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल पार्सिंग ऑफ प्रोनाउन। एक सेंटेंस में यदि 2-3 नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं तो हम फिर तीनों प्रोनाउन के बारे में यही सारी चीज़ें लिख देंगे, तो वो मॉडल पार्सिंग कहला जाएगी प्रोनाउन की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट ग्रामर की चीज़ें समझेंगे। थैंक यू। ये प्रोनाउन का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है।